Hello students, our next type is type 6. As in the last lecture we have done to solve the exact differential equation. If the differential equation exact is not exact, then if it is non-exact, then our first motto is to change the non-exact differential equation to the exact differential equation. Students, we have done type 5, how to change the non-exact differential equation to the exact differential equation, and there is one more method how to change the non-exact differential equation to exact differential equation. और वो क्या है? If the equation m dx plus में n dy is equal to 0 can be expressed as x a y b my dx plus में n x dy plus x पावर सी वाई पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी डी एम एंड पी क्यू आर कॉन्स्टेंट एंड एम ओब्लिक एन इज नॉट इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू. देन एक्स रेज टू द पावर अल्फा वाई रेज टू द पावर बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वेयर अल्फा एंड बीटा आर so chosen that alpha plus 1 divided by m is equal to beta b plus में beta plus में 1 divided by n and c plus में alpha plus 1 divided by p is equal to d plus में beta plus में 1 divided by q. तो स्टूडेंट इसमें स्टूडेंट एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि भाई ये मेथड हम कब और कहाँ लगा सकते हैं. सबसे पहले हमने देखना है कि जो आपके पास टर्म्स दी हुई हैं वो टर्म्स आपकी 4 टर्म्स होनी चाहिए स्टूडेंट. जैसे 1, 2, 3 और 4 4 टर्म्स होनी चाहिए और उस 4 टर्म्स में से आपने पेयरिंग करनी है. जैसे कि मतलब dx और dx की dx के साथ में dy की dy के साथ में आपने इस तरह पेयरिंग करनी है स्टूडेंट्स कि आपको जो इक्वेशन जो आपको एक इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए कि वो एम वाई डी ये कोई चीज़ कॉमन भी निकल जाए उसमें से एम वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स डी वाई. इसी प्रकार इसमें से भी कोई चीज़ कॉमन निकल जाए और उसके बाद ये आपका डी एक्स और डी वाई का पेयर बन जाए. तो ये वही बात होगी स्टूडेंट एम डी एक्स एन डी वाई और पी डी एक्स क्यू डी वाई. तो इस तरह हमने उसको करना है. जैसे आप एक चीज़ मान लो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ. मान लिया आपके पास वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब डी वाई और माइनस में एक्स वाई और डी वाई. मान लिया आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है. अब इसमें आपने पेयरिंग बनानी है. अब स्टूडेंट देखो, एक पेयरिंग तो आप इसकी इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है, और एक पेयरिंग आप इसकी इसके साथ कर सकते हैं और दूसरी पेयरिंग आप स्टूडेंट इसकी इसके साथ कर सकते हैं और इसकी पेयरिंग आप किसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ करते हैं. अब देखना ये है कि आप करेंगे कैसे, कहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकल जाएगी. अब जैसे ये है इसमें से क्या इसमें से कोई आपको वाई इसमें से वाई कॉमन निकाल सकते हैं या एक्स कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. तो इसका मतलब इसको और इसके साथ होगी. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर डी एक्स और माइनस में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स वाई डी वाई. एक तो पेयरिंग ये हो गया. प्लस में अब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई डी एक्स और प्लस में 2x3 डी वाई इक्वल टू 0. यहाँ पर देखो, अब इसमें से भी आप कॉमन निकाल सकते हैं. इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? y कॉमन निकालेंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y डी एक्स और माइनस में x डी वाई. तो ये हो गया आपका. प्लस में यहाँ पर आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2xy डी एक्स प्लस में 2x स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है. यहाँ पर एक चीज़ आ गई सामने, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर देखो, आप ये कह सकते हैं कि 2 भी तो कॉमन निकाल सकते थे सर. नहीं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं कॉमन, ये कॉन्स्टेंट को कभी भी कॉमन नहीं लेना है. जब ये हमेशा ध्यान रखना है, डोंट टेक कॉन्स्टेंट एज कॉमन. तो आप कांस्टेंट को कभी भी कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ x और y को कॉमन लेंगे अगर x y कॉमन आया हुआ है तो. अब इसको उस फॉर्म में चेंज कर लेंगे जो ये फॉर्म आपकी यहाँ पर हमने बताई थी. इस इक्वेशन को आप उस फॉर्म में चेंज कर लेंगे. अब इसको चेंज कैसे कर लेंगे स्टूडेंट? जैसे यहाँ पर है x0 तो यहाँ पर हो जाएगा y1. तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है?
m इंटू में y dx माइनस में ये प्लस में ले लो, प्लस में n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है -1 और x आपके पास दिया हुआ है और dy स्टूडेंट। इसी प्रकार यहाँ पर है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, m की वैल्यू है आपके पास 2x, m की वैल्यू है 2x और y dx और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2x² और ये है dy। ठीक है, तो p m तो यहाँ था यहाँ लिया था, यहाँ पर आपने क्या ले रखा था स्टूडेंट, यहाँ पर आपका था p एंड q, तो यहाँ पर x c की ये वैल्यू आ गई, d की ये वैल्यू आ गई और a की ये वैल्यू आ गई और b की ये वैल्यू आ गई, तो इस फॉर्म में आपने चेंज कर लिया। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लेंगे जो भी मेथड आपको बताया था। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ अब चीज़ देखो आप, तो इसमें एक चीज़ और स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो आपके पास ये भी यहाँ से वैल्यू किसकी आ गई, ए की वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू किसकी आ गई बी की, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई सी की, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई डी की। अब ये वैल्यू आने के बाद आपने यहाँ पर क्या निकालना है, आपने निकालना है अल्फा की, क्योंकि एक्स अल्फा और वाई बीटा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे, ये मैंने ऊपर आपको कराया था, तो ये अभी थ्योरम आपको बताई थी जो। अब इसमें अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसमें जो आपके पास जो ये चीज़ है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए प्लस अल्फा प्लस में 1 डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू बी प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई एन, सी प्लस में अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई पी एंड डी प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई पी। यहाँ पर अल्फा की भी और बीटा की भी दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वल एक इक्वेशन तो ये होगी आपके अल्फा एंड बीटा में और एक इक्वेशन ये होगी आपकी अल्फा एंड बीटा में, तो दो इक्वेशन आ गई, तो दो आप इसमें कॉन्स्टेंट जो भी वैल्यू है वेरिएबल की वैल्यू आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अब हम एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, और फर्स्ट ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2x² y माइनस में 3y4 और ये आ जाएगा dx प्लस में 3x3 प्लस 2xy3 एंड ये आ जाएगा आपका dy इज इक्वल टू 0। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं और यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब इसमें जो स्टूडेंट, अब देखो इसको क्या यहाँ से आप कंपेयरिंग करना है। अब आपने ये तो डायरेक्ट चार टर्म्स इसमें दे रखे हैं, चार टर्म्स आपको पता है, चार टर्म्स होनी चाहिए, ये टर्म्स यहाँ होगी, ये टर्म्स यहाँ होगी, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं y, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं x, इसका मतलब ये आपका ठीक है। तो अब इसको आप m dx प्लस में n dy इसकी फॉर्म में इसको चेंज करोगे। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमने स्टूडेंट इसको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। सबसे पहले आप देखो m की कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद m dx प्लस में n dy इज इक्वल टू 0। तो m क्या है स्टूडेंट, 2x² y माइनस में 3y की पावर 4, n इज इक्वल टू 3x3 प्लस में 2xy की पावर 3। तो करली m बाई करली y किसके बराबर आ गया, 2x² माइनस में 12y3 और करली n बाई करली x किसके बराबर आ जाएगा, 9x प्लस में 2y3। तो यहाँ पर करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x, हैंस इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। तो ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 को आप कैसे, ये जो इक्वेशन 1 थी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, सबसे पहले आप लिख लो 2x² y dx माइनस में 3y की 4 dx प्लस में 3x3 dy प्लस में 2xy3 dy। अब देखो एक तो पेयर इसका बन सकता है आप dx, इसका बन सकता है, और एक पेयर किसका बन सकता है स्टूडेंट, इसका बन सकता है आपका। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये किसका आपने 2x² dy के साथ में आपने क्या बनाना है 3x की 3, इसका या इसका और इसका बन जाएगा, लेकिन यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलेगी। ठीक है जी स्टूडेंट, और इसका और फिर इसका बन जाएगा, यहाँ से तो कॉमन निकल जाएगी लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगी, इसलिए ये पेयर जो अभी हमने बनाया ये ठीक है। तो आप लिखेंगे 2x² y dx प्लस में 3x3 और dy। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, आप ब्रैकेट में कर लो
माइनस में 3y⁴ और dx और प्लस में 2xy3dy। तो ये समझना आप यहाँ से, क्योंकि हमने इसको अब उस फॉर्म में चेंज कर लिया जो फॉर्म हमने ये यहाँ पर की थी। अब इसका ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर प्लस किया है, ये भी ध्यान रखना है। अब आप इसको ये कंपेयर करेंगे। अब किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग टू विद x रेज टू द पावर a y रेज टू द पावर b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा my dx प्लस में nx dy प्लस में x रेज टू द पावर c y रेज टू द पावर d, और यहाँ पर क्या हो जाता है m की जगह आपने क्या लिया था p, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा py dx प्लस में qn dy। तो ये होगा। अब कंपेयर करेंगे इसके साथ में। तो स्टूडेंट यहाँ यहाँ पर आप कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन हमने निकाला, सबसे पहले यहाँ पर कॉमन निकाल दिया x², तो x² कॉमन निकल गया, इसमें से भी x, तो अंदर क्या बच गया 2y dx प्लस में 3x dy, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कॉमन निकलेगा y⁴, तो यहाँ पर y⁴ कॉमन ले लिया आपने। यहाँ पर क्या बच गया -3y dx और प्लस में 2x एंड dy। कॉन्स्टेंट आप कॉमन लेना ही नहीं है, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो इसको a किसके बराबर हो गया, a = 2 और y b, ये b है तो b क्या दे रखा है, b = 0, m = 2, n = 3, ठीक है। उसके बाद अब c = 0 और d = 3, p = -3, q = 2, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आप कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x अल्फा प्लस में y बीटा। तो x अल्फा और y बीटा निकालने के लिए अब हम क्या वैल्यू निकालेंगे, x अल्फा। अब अल्फा कैसे फाइंड आउट करते हैं, अल्फा a प्लस अल्फा प्लस में 1 डिवाइड बाई m 2 = b प्लस बीटा प्लस में 1 और डिवाइड बाई n क्या है 3। दूसरा क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी c प्लस अल्फा प्लस 1 और डिवाइड बाई p -3 और = d कितना दे रखा है, d दे रखा है आपके पास 3, c क्या था 0, तो d क्या था 3 प्लस में। अब यहाँ पर इसी प्रकार मैं वो डायरेक्ट वैल्यू रख दी, तो d प्लस में आपकी वैल्यू d प्लस में बीटा प्लस में 1 और डिवाइड बाई q, ये होगा 2। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू आपकी निकलेगी, आप इसमें 1/1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालने के बाद, तो स्टूडेंट यहाँ से जो a की वैल्यू है आपकी, a की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस अल्फा प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 = b की वैल्यू है 0 प्लस में बीटा आपके पास निकालना है प्लस में 1 और डिवाइड बाई 3। एक तो इक्वेशन नंबर ये होगी आपकी, और इसको 3 नंबर मान लो, और एक हो जाएगी 0 प्लस में अल्फा प्लस में 1 और डिवाइड बाई -3 और = आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 3 प्लस में बीटा प्लस में 1 और डिवाइड बाई 2, और ये आपकी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर देखो 2 और 3, तो यहाँ पर आपका इसको ले लेंगे 3 × 6 प्लस में 3 अल्फा प्लस में 3 = 2 बीटा प्लस में 2, ये आपका होगी 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 अल्फा माइनस में 2 बीटा और = 2 - 6 माइनस में 3, और ये आपकी 3। अब इसकी बात आ गई 2 अल्फा प्लस में 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 = -9 - 3 बीटा और माइनस में 3, ये आपकी क्या होगी 4। अब इसी को सोल्व करेंगे 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा, और यहाँ पर 2 उधर चला जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 9 3 और -2, तो क्या आ जाएगा -14, ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 3 तो इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, 3 इक्वेशन आपके पास है, ये 3 इक्वेशन है, 3
अल्फा माइनस में 2 बीटा और माइनस में इज इक्वल टू माइनस में 7, और एक है 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा और इज इक्वल टू माइनस में 14। तो ये आपकी 3 होगी और ये आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, 4th होगी। तो इसमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल दो। अल्फा की वैल्यू बीटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6 अल्फा माइनस में 4 बीटा इज इक्वल टू माइनस में 14। यहाँ पर 3 2 जा 6 अल्फा प्लस में 3 3 जा 9 बीटा और इज इक्वल टू 42। तो ये नंबर 3, ये नंबर 4। अब इसमें से ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, 9 4 13 माइनस 13 बीटा इजकल टू 8 और 3 में से 1 2। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा इजकल टू 28/13 और ये आएगा माइनस। तो ये तो बीटा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू इसमें से किसी एक में रखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी -49/13, 49/13। ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गई। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा x रेज टू द पावर अल्फा, अल्फा का मतलब -49/13 और y रेज टू द पावर बीटा, बीटा का मतलब -28/13। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप इक्वेशन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आपके पास आ जाएगी 2x² y माइनस में 3y की पावर 4 dx और यहाँ पर प्लस 3x की पावर 3 प्लस में 2xy की पावर 3 और इंटू में dy। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस पूरे के साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, x रेज टू द पावर अल्फा, x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा आपका -49/13 और y रेज टू द पावर -28/13। तो जब स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये क्या हो जाएगा 2x रेज टू पावर 2 माइनस में 49/13 y क्या हो जाएगा 1 माइनस में 28/13, उसके बाद -3y की पावर 4 इंटू में y की पावर -28/13 और ये आपका हो जाएगा dy प्लस में 3x की पावर 3 और 3 और x की पावर 3 तो ये होगा और माइनस में 49/13 और इंटू में y की पावर -28/13 प्लस में 2x की पावर 1 माइनस में 49/13 और यहाँ पर y की पावर क्या आ जाएगी 3 माइनस में 28/13। तो यहाँ पर स्टूडेंट m निकाल लो और यहाँ पर आप क्या है n की वैल्यू निकाल लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा dy दे रखा है, ये dx हो जाएगा। तो यहाँ पर m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा आपका ये वाला और n हो जाएगा आपका ये वाला। तो m और n निकालने के बाद यहाँ पर करली m बाई करली x निकालो और करली n बाई करली y निकालो। उसके बाद ये निकालने के बाद करली m बाई करली y सॉरी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे करली m बाई करली y निकालेंगे एंड करली n बाई करली x निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये निकालने के बाद आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये एक इंटीग्रेटिंग में अब दोनों बराबर आ जाएंगे और ये आपका इसका मतलब आप कह सकते हैं ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर आप उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स जो आपके पास मैं यहाँ पर m की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो वैल्यू आपकी आ जाएगी m की 2 रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -23/13 और y रेज टू द पावर -15/13 और माइनस में 3x रेज टू द पावर -49/13 और यहाँ पर क्या आ जाएगा y रेज टू द पावर 24/13। तो ये तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू और यहाँ से क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ये आ जाएगी 3x माइनस में 10/13 y रेज टू द पावर -28/13 प्लस में 2x और यहाँ पर माइनस में 36/13 और y रेज टू द पावर 11/13। तो ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, ये आपके पास n की वैल्यू आ गई और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई m की वैल्यू आ गई। तो ये mdx प्लस में ndy। तो जो इक्वेशन जो आपके पास दे रखी थी स्टूडेंट, ये जो mdx इसके पास ये जो चीज़ थी ना इसके पास ये यहाँ पर था, ये था dx, ये mdx और ये था आपका dy। तो ये चीज़ mdx ये आपके पास m की वैल्यू आई, ये आपके पास n की वैल्यू आई। तो यहाँ से आपने
सॉरी, यहाँ इसके साथ एक्स रेज टू द पावर ये भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स रेज टू पावर माइनस 49/13, क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ना, दोनों के दोनों इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये दोनों के दोनों चीज़ें इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई एम और एन की। तो करली एम बाई करली वाई और करली एन बाई करली वाई क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -1/13 इंटू 30 एक्स रेज टू द पावर -23/13 वाई रेज टू द पावर -28/13 और प्लस में 72 एक्स रेज टू द पावर -49/13 एंड वाई रेज टू द पावर 11/13। तो ये वैल्यू तो आपकी करली एम बाई करली वाई आ गई और करली एन बाई करली एक्स भी यही आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आप कहेंगे कि करली एम बाई करली वाई इजकल टू करली एन बाई करली एक्स आ गया। उसके बाद आप सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन में आपको पता है स्टूडेंट एन में कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं है कि, क्योंकि एन में आप कौन सी टर्म्स लिखते हैं, वो टर्म्स लिखते हैं जो कि फ्री फ्रॉम एक्स होती है और फ्री फ्रॉम एक्स तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब करली एम बाई करली वाई ही चलेगा यहाँ पर। और एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस में 23/13 एम की वैल्यू और y की वैल्यू -15/13 माइनस में 3x की पावर -49/13 और y की वैल्यू 24/13। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा dx y आपका कांस्टेंट है ही यहाँ पर, ठीक है, सी को और कोई भी कांस्टेंट होगा। अब इसको आप करेंगे जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस में 1 करोगे, प्लस में 1 करोगे तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी -10/13। जब इसको डिवाइड बाई -10/13 ऊपर से करोगे 10/13, तो ये हो जाएगा -10/13 2 रेज टू द पावर एक्स माइनस में 10/13। वाई तो ऐसे कैसा आ जाएगा 13 और माइनस में अब 3x की पावर माइनस में 10 के 36 हो गया। तो इसका मतलब 13/36, क्योंकि 36/13 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा और x की पावर यहाँ पर आ जाएगी -36/13 और y की पावर 24/13। तो ये क्योंकि y तो कांस्टेंट था तो ये आ गया आपका, और ये आने के बाद स्टूडेंट ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका c। तो अब इसमें से कोई चीज़ अगर कोई चीज़ आपने स्टूडेंट कॉमन निकालनी है तो आप कॉमन निकाल दो, नहीं तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर काटना है तो इसको काट भी दो आप, क्योंकि ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पर -10/13 आया तो -10/13 करोगे तो ऊपर आगे क्या आएगा 13/10 आ जाएगा। तो -10 ये गलत है यहाँ पर -10/13, तो यहाँ से 2 से 2 काट दोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और कोई कट रहा है यहाँ पर, और कोई नहीं कट रहा तो यहाँ पर आप काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 3 था तो ये 3 आपने ये लिख दिया तो इससे 3 से ये कट गया तो ये आ गया 12 और ये आ गया 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की पावर -13 तो ये 30 तो कॉमन निकाल दो तो ये आ जाएगा आपके पास 13/5 2/5 जा, तो यहाँ पर आपके पास 13, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5x की पावर -10/5x की पावर -30। चलो ये आप ये भी आंसर रख सकते हैं स्टूडेंट, आप यही आंसर रख लो और उसको आगे सोल्व करना तो आगे सोल्व कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको अगर इसमें कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है, नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं दोबारा फिर। ये वैसे ही लेंथी क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन में इसमें आपने पेशेंस के साथ करना है, नहीं तो आप इसमें कोई ना कोई गलती कर देंगे। और इसमें स्टूडेंट यहाँ पर जब माइनस था, माइनस तो यहाँ पर माइनस है, ये तो आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, तो इसको आगे ले लो, इसको पीछे ले लो और 12 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 13 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको उधर लेके चले जाओ तो ये c/13 हो जाएगा। इसको हम c1 का नाम दे देंगे, या इसको c1 का नाम दे लो, उसको फिर c का देना। सबसे पहले हम ये लिखेंगे तो 13 तो हो ही गया, तो ये हो जाएगा 5x की पावर -36/13 y की पावर 24/13 माइनस 12x की पावर -10/13 और y की पावर -15/13।
13 और ये इधर जाके जब इसके साथ में 13 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, C1/13 को आप सीधा C कर दो और ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर। और ये सॉल्यूशन आ गया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x रेज टू द पावर अल्फा y रेज टू द पावर बीटा, और वो किसके बराबर था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो था आपका x रेज टू द पावर -49/13 और y रेज टू द पावर -28/13। तो इस मेथड से आप इनको क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये अपनी आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की स्टूडेंट, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया। फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे से दोबारा समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।